क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल होंगे इस 2a के कारण ही गलत होंगे, क्योंकि आपके बुक में, आपके सिलेबस में, आपकी क्लास में जो डेरिवेशंस होंगे वो किससे होंगे, वो इस पूरी डिस्टेंस को ट्वाइस ऑफ a कंसिडर करके होंगे। यहां पर इनको सोल्व करने के बाद दो तरीके हैं। पहला, कंप्लीट वेक्टर एडिशन के साथ कैलकुलेशन करो, इसके बाहर से कुछ नहीं आना है। इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे सुनेंगे, वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें। हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू 3 स्टेप एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल। हमारा जो सीरीज चल रही है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, रिवीजन सीरीज है ये, और जहां पर हम 60 डेज के अंदर अंदर आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन कर चुके होंगे फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर इसके जितने भी सब टॉपिक्स है, छोटे टॉपिक्स है, वो सारे इसके अंदर आज हम इस क्लास में रिवीजन कर लेंगे। और कंप्लीट जो रिवीजन है वो एकदम एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड होगा, कि अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अगर उठ के आता है डायपोल से रिलेटेड तो आपको कैसे वहां पे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहां पर आपके सामने होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, क्योंकि डायपोल तो हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन उठ के आता है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इफेक्ट होता है वो पता करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ही होता है। इसी से क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसकी यूनिट्स, डायमेंशन एंड डायरेक्शन, तीनों चीजें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा वो अपने आसपास के रीजन को कैसे इफेक्ट करेगा, आसपास के रीजन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बनाएगा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और दोनों पॉइंट्स, इसके दो डिफरेंट स्पेशल पॉइंट्स होंगे, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करना है ड्यू टू डायपोल। फिर हमारे पास होगा टॉर्क ऑन डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके अंदर अगर आप डायपोल को रखोगे तो उस डायपोल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्या उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, वहां पे एक स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा, उन दोनों की कंडीशंस क्या होगी वो हम यहां पर बात करेंगे, और बिल्कुल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं आगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये क्या होता है, सबसे पहले इसको देखो। इससे भी पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वहां पर हम बात करते हैं बार बार एक पॉइंट चार्ज के बारे में। इसको रिप्रेजेंटेशन हम कैसे भी कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट हम कैपिटल क्यू से कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से कर सकते हैं, लेकिन ये जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज है हमारे पास। यहां पर कितने चार्जेस थे जो हम डिस्कशन कर रहे थे, हम एक सिंगल चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, तो इसको हम बोल रहे हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसको पॉइंट चार्ज हम बोल रहे हैं। और इसको जब ये अकेला है, सिंगल है, तो इसको हम यहां पर मोनोपोल भी बोल सकते हैं। मोनोपोल भी इसको बोला जा सकता है, प्लस चार्ज को, या अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है इसको। चार्ज जरूरी नहीं है कि हमारे पास केवल पॉइंट चार्ज की फॉर्म में ही हो, अलग अलग टाइप से हो सकता है चार्ज। जैसे अगर कोई कंप्लीट वायर अगर चार्ज किया हुआ है तो लीनियर चार्ज हो जाएगा। अगर हमने किसी सरफेस को चार्ज दिया हुआ है, 2 डायमेंशनल सरफेस है, तो हमारे पास यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज होगा। अगर हम किसी वॉल्यूम को थ्रू आउट द वॉल्यूम हमने चार्ज फिल किया हुआ है तो वो एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज हो जाएगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अभी यहां पर हमारे पास, अभी तक हमने पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कशन किया है। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास दो चार्जेस आ जाएं और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, और अगर उनका नेचर एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। हमारे पास एक चार्ज ये है जिसको आपने प्लस क्यू चार्ज कहा है, दूसरा चार्ज इससे थोड़ा डिस्टेंस पर आपके पास नेगेटिव क्यू चार्ज है। तो दो चार्ज हो गए, दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका भी क्यू है एंड इसका भी क्यू है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन दोनों की जो नेचर है वो ऑपोजिट है, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। और दोनों के बीच में एक छोटा सेपरेशन है,
ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेयर ऑफ two charges which are equal in magnitude and opposite in nature are known as a electric dipole and they are separated by small distance। तो यहां पर आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो? आप इसको डिफाइन कर सकते हो, देखो, पेयर ऑफ टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नॉन एज ए इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस तरीके से हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हमें जनरली इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डायरेक्ट कोई नहीं पूछता है, हमें पूछता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। उससे पहले हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके कितने सारे पॉइंट्स है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो देखो, हमारे पास सबसे पहले होगा एक ये चार्ज है आपके पास, जिसको आप प्लस क्यू चार्ज बोल रहे हो। दूसरा ये चार्जेज है जिसको आप माइनस क्यू चार्ज बोल रहे हो। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, दोनों के बीच में यहां पर एक डिस्टेंस है, ये यहां पर दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गई। और अब एक लाइन होगी जो इन दोनों चार्जेस से पास हो रही है। एक लाइन है हमारे पास जो इन दोनों चार्जेस को क्रॉस कर रही है, इन दोनों चार्जेस से यहां पर हमारे पास पास हो रही है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना, ये देखो, दोनों चार्जेस से पास कर रही है ये, और इस लाइन को आप क्या बोलोगे? जो दोनों चार्जेस से पास कर रही है, इस लाइन को बोला जाएगा एक्सियल या एक्सिस। इस लाइन को आप बोलोगे एक्सिस ऑफ डायपोल। और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को बोला जाएगा एक्सियल पॉइंट। ठीक है ना, इन पॉइंट्स को बोलोगे आप एक्सियल पॉइंट्स। एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, सबको आप एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। और एक लाइन होगी जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर और पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर, इन दोनों चार्जेस के बीच में ये जो पॉइंट है, इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ डाइपोल। और इसको आप O से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना, सेंटर ऑफ डाइपोल आप इसको कह सकते हो। ठीक है, और ये O से रिप्रेजेंट कर दिया आपने इसको O। फिर हम बात करते हैं इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन और पासिंग फ्रॉम द सेंटर। इस लाइन की अगर हम बात करें तो वो ये वाली लाइन है, ये लाइन। ठीक है ना, यहां से ये परपेंडिकुलर है इसके और सेंटर से पास हो रही है, तो इसको आप क्या बोलोगे? इक्वेटोरियल लाइन। और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उसको आप इक्वेटोरियल पॉइंट्स भी आप बोल सकते हो। और यहां पर एक और कंडीशन मैं बता देता हूं आपको, अगर इस लाइन के बजाय यहां पे कोई ऐसा प्लेन होता जो इस लाइन को पास कर देता, इस लाइन से होते हुए जाता, या ये प्लेन इस सेंटर से होते हुए जाता, परपेंडिकुलर, बिल्कुल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस पॉइंट को आप क्या बोलते? इक्वेटोरियल पॉइंट आप इसको बोल सकते हो इजी वे में। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल प्लेन बोल सकते हो आप। ठीक है, अगर मैंने गलत बोल दिया तो इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं, अगर प्लेन होता तो। एक्सिस है, उसके पॉइंट को आप एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। ये वाली इसका सेंटर है, इसको आप सेंटर ऑफ डायपोल बोलेंगे। अब यहां पर बात करते हैं इसकी डिस्टेंस के बारे में। डायपोल के अंदर जो इसकी डिस्टेंस है, वो इसके सेंटर से मेजर करते हैं हम। इसकी जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे, वो इसके सेंटर से करेंगे। तो एक डिस्टेंस तो इधर हो गई, जिसको आप A से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, यहां तक। और एक डिस्टेंस ये हो गई, मतलब इसके सेंटर से डिस्टेंस हमने ली है। तो कंप्लीट चार्ज से दूसरे चार्ज का जो सेपरेशन है, ये हमारे पास कितना हो गया? चार्ज से दूसरे चार्ज का जो सेपरेशन है, वो हमारे पास यहां पर हो गया ट्वाइस ऑफ A। अब इस सेपरेशन को आप ट्वाइस ऑफ A लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ D लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ L लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ S,
कुछ भी आप लिखो लेकिन ट्वाइस लिखना है। वो इसलिए कि इसकी जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो सेंटर से होगी, और यहां पर आपका जो कैलकुलेशन है फ्रैक्शंस नहीं आएंगे, आप डायरेक्ट इसको ए के साथ कर दोगे। अगर पूरी डिस्टेंस को हम अगर ए लिखेंगे तो हाफ जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो a/2 होगी। अब किसी भी नंबर में आपको पता है 1 में 3+4 ऐड करना ज्यादा आसान है या 3/2 + 4 इसको सोल्व करना ज्यादा आसान है। ऑब्वियस सी बात आपको इसको बताओगे तो जितनी भी कैलकुलेशन है इसकी सेंटर से रहेगी, तो जो सेंटर वाली कैलकुलेशन के कारण हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके इसकी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर 2a 2d 2r 2l कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम 2a से यहां पर कैलकुलेशन करेंगे, तो इस चीज को आप यहां से ध्यान रखना। अब हमारे पास इसका जो इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस बनते हैं जो बार बार काम में आता है उसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये आप सिंपल सी बात है, हमें जब हम किसी भी पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, पॉइंट चार्ज के इफेक्ट को बाहर के सिस्टम पर जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें सिर्फ पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। हमारे पास अगर पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड है तो हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका बाहर कितना इफेक्ट होगा या उसके खुद के ऊपर कितना इफेक्ट होगा। उसी तरीके से हमें अगर किसी क्वांटिटी का डायपोल का अगर इफेक्ट पता करना है किसी एक्सटर्नल सिस्टम पे, या एक्सटर्नल सिस्टम को डायपोल के ऊपर कितना इफेक्ट होना है, उन दोनों को पता करने के लिए हमें जो क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी होगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन दिस केस फॉर आवर स्टडी एंड फॉर एग्जाम, दोनों कंडीशन के लिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यहां पर P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी खुद की अपनी डायरेक्शंस भी होगी, और यहां पर ये ऐड जब होगा तो वेक्टर एडिशन के लॉस को फॉलो करेगा। कौन? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इस तरीके से आपको ये समझ के काम करना है, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। जो आपने डायपोल मोमेंट के अंदर या इलेक्ट्रिक डायपोल में जो आपने दो चार्जेस कंसिडर किए हैं, +q एंड -q, इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड जो कि आपके पास क्या है, q है, मैग्नीट्यूड तो q ही है, चाहे प्लस चार्ज इसका भी मैग्नीट्यूड q है, नेगेटिव चार्ज इसका भी मैग्नीट्यूड q है, इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस विच इज ट्वाइस ऑफ a। क्योंकि ये वाले जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम हमेशा, चार्जेस के डिस्टेंस को हम हमेशा 2a काम में लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल होंगे इस 2a के कारण ही गलत होंगे, क्योंकि आपके बुक में, आपके सिलेबस में, आपकी क्लास में जो डेरिवेशंस होंगे वो किससे होंगे, वो इस पूरी डिस्टेंस को ट्वाइस ऑफ a कंसिडर करके होंगे। और जब एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे वो डायरेक्ट आपको डिस्टेंस देकर आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आप a की जगह वो डिस्टेंस रख दोगे, जबकि पहले इसको 2a है या वो a गिवन है, कौन सा गिवन है वो पता करके फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। मेरा इतना ही कहना है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास ये क्या हो गया, q इंटू 2a, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको 2 इंटू q इंटू a आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी आपका एक इस डायपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को लिखने का एक तरीका हो गया। अब हम इसके अंदर बात करते हैं इसकी डायमेंशंस एंड यूनिट के बारे में। तो इसके डायमेंशन और यूनिट के बारे में बात करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कैलकुलेट करते हो तो उसका फॉर्मूला होना चाहिए, आप डायरेक्ट यूनिट आ जाएगी, ठीक है, तो डेराइव्ड यूनिट आ जाएगी। अदरवाइज कुछ क्वांटिटी ऐसी है जिनकी डायरेक्ट यूनिट गिवन है, किसी साइंटिस्ट के नाम पर गिवन है, किसी फिनोमेना के नाम पर गिवन है, किसी अदर चीजों के नाम पर गिवन है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर देखो P इज इक्वल्स टू
Q इंटू 2A। तो Q क्या है? चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम इंटू 2A डिस्टेंस है, 2 की कोई यूनिट नहीं होती, A क्या है? डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। तो इसकी होगी कूलाम इंटू मीटर। शॉर्ट में क्या लिख दोगे? C इंटू एम, ये आपकी इसकी यूनिट हो गई। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कई बार क्या होगा, आपके जो प्री बोर्ड्स होंगे, टेस्ट होंगे, होम एग्जाम होंगे, वहां पर ये गलती हो जाती है, इस सी और एम को अलग अलग लिखने के बजाय अलग अलग नहीं लिख के ऐसे लिख देते हैं, सी एम ऐसा लिखता है, सी भी स्मॉल है, एम भी स्मॉल है, तो आपको ये नजर आएगा सेंटीमीटर, आप इसको सेंटीमीटर कंसिडर कर लोगे, जबकि सेंटीमीटर कंसिडर करने से बचना है। ये अगर ऐसा कर लिया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है? सिंपल सी एम, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं होती ऐसी गलती, ऐसी गलती होती है आपके होम एग्जाम में, क्योंकि टीचर्स के पास इतना टाइम होता है, जब वो पेपर बनाते हैं जनरली इतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते प्रूफ रीडिंग पे, तो हो जाता है ये, तो फिर भी हो जाता है, प्रूफ रीडिंग करके सब कुछ करके भी ये मिस्टेक हो जाती है, बोर्ड में नहीं होती जनरली। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसकी यूनिट हो गई। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस क्या होगी? आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला उस टर्म में, उस टर्म्स में फॉर्मूला पता हो जिसकी बेसिक क्वांटिटीज का डायमेंशनल आपको पता है। चार्ज की डायमेंशंस पता है क्या? यस पता है, a इंटू टी, ये a इंटू टी, ए का 2 की कोई डायमेंशन होती नहीं है, नंबर है, ए की लेंथ है, तो ये क्या आ गया? एल आ गया। तो यहां पे L1 T1 A1, एल टी ए या L1 T1 A1, आप किसी भी प्रकार से इसको बोल सकते हैं, किसी भी टाइप से आप इसको बोल सकते हैं, ये इट्स अप टू यू। ठीक है, तो यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई, डायरेक्शन हो गई। डायरेक्शन नहीं हुई, डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए आपको। जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी पूछा जाता है वेदर इट इज वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है ना बेटा, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपके सामने दो चीजें आती है, पहली है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर दोनों में से एक ही चार्ज है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर किसी भी सीट पे, पॉइंट पे, लाइन पे, वॉल्यूम पे अगर कोई चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो वो टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर चार्ज्ड क्वांटिटी, उस चार्ज की तरफ होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आप डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हो तो यहां पर क्या होगा? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरीके से। अगर मैं आप यहां पर आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूं, ये देखो आपके सामने इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से। और यहां पर इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? पी की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है ना। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी। अगर मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करना होता तो उसकी डायरेक्शन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लास्ट वाला जो लेक्चर था जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी, वैसे होगी, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, वहां से आपके सामने ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही काम का है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। जो आपके पास डायपोल है, जिसके बारे में हम अभी तक स्टडी कर रहे हैं, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें पता करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी दो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके सराउंडिंग में हमेशा हर जगह ही रहेगा, लेकिन हम हमारे लिए कैलकुलेशन में इजी करने के लिए इसके दो स्पेशल पॉइंट्स को हमने डिफाइन कर दिया। और वो जो स्पेशल पॉइंट्स है यहां पर हमारे सामने, वो होंगे
पहला एक्सियल पॉइंट और दूसरा इक्विटोरियल पॉइंट, तो उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास एक्सियल पॉइंट। इनके अलावा जो हम दो की बात करें, इनके अदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर उन पॉइंट्स पे नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, लेकिन वहां पर हम बात नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में इतना ही है, तो हम इतनी ही बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो एक्सियल पॉइंट, अब एक्सियल पॉइंट क्या होता है? एक्सिस पे होने वाले पॉइंट को आप एक्सियल पॉइंट बोलते हो। सिंपल सी बात है, ऐसी कोई भी चीज नई निकल के नहीं आएगी जो अचानक से निकल गई, आप बोले सर ये क्या हो गया, नहीं। जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, धीरे नई चीजें बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी रहेगी, लेकिन अचानक से निकल के कुछ भी नहीं आएगा। पुरानी चीजों से हम वहां पर कैलकुलेशन करेंगे, पुरानी जो हमने स्टडी की हुई है उन्हीं से हम नई चीजें डेराइव करेंगे। यही साइंस का प्रिंसिपल होता है, इसी तरीके से साइंस चलती है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे आपके सामने एक ये चार्ज है जो नेगेटिव क्यू है, इससे थोड़ी डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज है जो पॉजिटिव क्यू है, इसकी आपके पास एक एक्सिस है, ये एक्सियल लाइन है, ये एक्सिस है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। इस एक्सियल लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक्सिस पे। इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हम यहां से, ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और इस पॉइंट P की इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो इसकी सेंटर से गिवन है। इस सेंटर से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R है, स्मॉल r हमने इसकी डिस्टेंस को कंसीडर कर लिया, ये आपके सामने है। इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी है इस चार्जेस के बीच में? 2a है, ये 2a है, तो इसमें से a इस साइड हो गई डिस्टेंस, मैं थोड़ा अलग कलर में लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया रहे। ये a है, ये a है, और जो पूरी जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो 2a है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम कंसिडर क्या करें, इसको सबसे पहले कैसे लिखते हैं कि कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB having charge -q and +q at point A and B respectively, and electric field is to be found at point P which is located at a distance small r from its center। इतनी सी बात है, ठीक है ना। अब इसमें मैंने बोला क्या है, आपको ये याद रहेगा नहीं रहेगा इससे आप कोई दिक्कत नहीं है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्मल तरीका बताया है कि सबसे पहले जब हम डेरिवेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। कि हमारे पास गिवन क्या है, वी हैव ए डायपोल AB जिससे कि सेंटर से r डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये इसका इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन है। अब हमें करना कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, वो एक अलग चीज है, और वो बहुत सिंपल चीज है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले अभी आप ये देखो, आपको पता क्या है, आपको मैंने लास्ट इसके पहले बताया किस चीज के बारे में है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात की, वो कौन से चार्जेस के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है। तो हमने डिस्कशन किया अभी तक पॉइंट चार्ज के बारे में, कि आपके पास कोई भी अगर पॉइंट चार्ज होगा उसके कारण इस पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, क्या बता सकते हो? आप बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज कौन है? ये जो चार्ज दोनों पेयर में है तो डायपोल है, लेकिन अगर इसको मैं हटा दूं तो ये अकेला पॉइंट चार्ज है, बिल्कुल है। अगर इसको हटा दें तो क्या ये पॉइंट चार्ज है? बिल्कुल है। तो इन दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो और फिर दोनों का सम कर दो, कौन सा? वेक्टर सम, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू के ऊपर हम यहां पर प्लस क्यू के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप बता सकते हो E1 इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब इसकी डिस्टेंस, दोनों के प्लस क्यू चार्ज और पी के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसका स्क्वायर। आर कोई वैसा डिस्टेंस जनरल नहीं है, यहां पर ये डिस्टेंस है चार्ज से पॉइंट की,
तो ये डिस्टेंस कितनी है, r थोड़ी है, ये डिस्टेंस है हमारे पास bp स्क्वायर। और bp कितना है, देखो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये r है, इसमें से ये जो a डिस्टेंस सपरेट होगी तो ये r माइनस a बचेगी यहां पे। तो आप लिख सकते हो कि q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर है हमारे पास, तो इसको अब इक्वेशन नंबर 1 बना दो, और इसकी डायरेक्शन क्या है ये भी आपको बताना होगा कि इस प्लस क्यू के कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, इस चार्ज से दूर की तरफ होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे इसके बारे में, तो ये तो इससे काफी दूर है, तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आप नोट करो, E2 इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन, देखो के क्यू अपॉन क्यू तो इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड, के कांस्टेंट है, ये वाले डिस्टेंस का आर का स्क्वायर, आर मतलब यहां पर ये वाली डिस्टेंस पूरी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ए से लेकर पी तक, आप लिखोगे ए पी स्क्वायर, और फिर इसके आगे मैं लिखूंगा के क्यू अपॉन ए पी की वैल्यू कितनी है, ये आर तो ऑलरेडी है इतना बीच में से सेंटर से, और ये ए एक्स्ट्रा है, तो यहां से आ जाएगा आर प्लस ए होल स्क्वायर, आर प्लस ए होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके सामने इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां पर देखो, जो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, वो होगा इस डायरेक्शन में, वो होगा आपका इस डायरेक्शन में। तो E1 एंड E2 जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से आप देख पा रहे हो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये E1 है और ये E2 है। क्या दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं क्या, फॉर्मूला देखो, के क्यू अपन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहां पर के क्यू अपन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, सेम नहीं है, अलग अलग है। न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, तो अलग अलग है, तो कैंसिल आउट तो करेंगे नहीं, एक दूसरे को खत्म तो करेंगे नहीं, लेकिन यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा ना वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर रिजल्ट आएगा। यही यहां पर देखो वेक्टर सम है, देखो वेक्टर सम जो होता है ना उसको सोल्व करने के दो तरीके हमारे पास। पहला तरीका हमारे पास यह है कि जो डायरेक्शन है उसको भी आप न्यूमेरिकल के साथ साथ सोल्व करते जाओ, कैलकुलेशन के साथ साथ सोल्व करते जाओ, और कैलकुलेशन चल ही रही है साथ में, एक तो ये तरीका। दूसरा इजी तरीका यह है कि जो डायरेक्शंस है उनको तो आप डायग्राम में सोल्व कर दो, जैसे कि हमने कर दिया यहाँ पे, और जब कैलकुलेशन है वो अब आगे कर दो सिंपल इस तरीके से, ठीक है। तो हमने जो डायग्राम है ना वहां पे वेक्टर को खत्म कर दिया, वेक्टर का काम तो वहां कर दिया, जो न्यूमेरिकल काम है वो हम अब आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो ऑपोजिट होने के कारण एक दूसरे में क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा इनका, ठीक है। तो आपके पास देखो यहां पर E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, इस तरीके से E1 माइनस E2, E1 क्या है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है। अब आप यहां पे एलसीएम लेके सोल्व करना है खाली, और कुछ भी नहीं करना। और इसके भी पहले आप के क्यू कॉमन ले लो, तो के क्यू तो क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे के क्यू कॉमन आ जाएगा, ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे, आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर, इधर आर माइनस ए कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा आर प्लस ए होल स्क्वायर, ये माइनस यहां पे, और यहां बचेगा आर माइनस ए होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज कंप्लीट। अब यहां पर आप इसको देखो, ये एक दो स्टेप कम ज्यादा हो सकती है, इसको हम एक स्टेप और ओपन कर सकते हैं यहां पे, तो ये आ जाएगा के क्यू, इस तरीके से देखो यहां पर आर माइनस है आर प्लस है,
ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो नीचे वाला जो काम है ये तो पूरा कंप्लीट। अब इसको न्यूमरेटर को सोल्व कर दो आप, तो यहां पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर। ठीक है, फिर जो नेगेटिव साइन, अब इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी सबका नेगेटिव हो जाएगा, जैसे नेगेटिव आर स्क्वायर माइनस नेगेटिव ए स्क्वायर प्लस पॉजिटिव 2a आर, क्योंकि इसका जब स्क्वायर ओपन होता है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a आर, तो आर स्क्वायर नेगेटिव का हो गया, ए स्क्वायर नेगेटिव का हो गया, और जो नेगेटिव का होना था माइनस 2a आर वो प्लस 2a आर हो जाएगा। सिंपल से इतना ही है। ठीक है, अब हम यहां से इनको जो डिफरेंट है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये देखो प्लस आर से माइनस आर कैंसिल आउट, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ये दोनों यहां पर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो इनको ऐड करके लिखो आप के क्यू कॉमन, ये हो जाएगा 4a आर। सिंपल सी बात है, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और इधर ई चल रहा है। इसको मैं एक और स्टेप में लिख सकता हूं, कैसे कि ये जो 4 है ना, 4 के 2 को तो एक को तो यहां बाहर ले आए, या फिर इसको और ज्यादा बाहर ले आओ, यहां ले आए और एक 2 को यहां पे छोड़ दिया, तो q इंटू 2a और r को भी साइड में कर दिया। ये चीजें आप बोलोगे क्या कैसे आएगी, क्या कैलकुलेशन से आ जाएगी? बिल्कुल कैलकुलेशन से आएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे लर्न तो करना ही पड़ेगा। ऐसे बिना लर्न किए कोई कैलकुलेशन काम नहीं करेगी यहाँ पे आपकी, वो केवल न्यूमेरिकल में काम करती है, यहाँ पे नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे लेकिन बहुत सहारा मिलता है इनका अपने आप। स्टार्ट यहां से यहां तक अगर आपको आता है ना, ये बाकी आपकी केवल कैलकुलेशन है। ओके, तो यहां पे क्या हो गया आपको शायद पता चल रहा होगा, 2k q इंटू 2a। q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायपोल के लिए, ये डायपोल के चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, q इंटू 2a इसका p हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसको अगर मैं थोड़ा ढंग से लिखूं, तरीके से लिखूं, तो आपके सामने ये बनेगा। नए पेज पे लिख देते हैं जब तरीके से लिखना है, E इज इक्वल्स टू 2k q r अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर। गलत लिख दिया ना? नहीं लिखा ना? सही है, ये आपके सामने आ गया। अब है हमारे पास कंडीशन, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, r अगर बहुत बड़ा है a से, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और r के बीच का रेशियो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सिंपल, अगर दोनों इक्वल है तो स्क्वायर भी इक्वल आएगा, अगर दोनों डबल हुए तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, अगर ट्रिपल हुए तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा, अगर 4 टाइम्स हुए 16 टाइम्स, 5 हुए तो 25 टाइम्स। तो जैसे जैसे r इंक्रीज होता जाएगा a की वैल्यू और नेग्लिजिबल होती जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू। तो यहां पर हम यहां पे क्या करते हैं, a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल कंप्लीटली। तो हमारे पास यहां पर e की वैल्यू आ जाएगी 2kp r अपॉन r टू दी पावर 4। तो एक r की पावर से r की पावर 4 कैंसिल आउट, तो यहां पे हम इस r को ऊपर वाले को यहां से हटा देंगे और नीचे यहां पे लिख देंगे r क्यूब। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिखनी है, इसकी डायरेक्शन भी तो बतानी है ना। इसकी डायरेक्शन बताने के लिए फिर से आप यहां पे आ जाओ। यहां पे आने के बाद आपने क्या किया है कि इस प्लस चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ओके, समझ में आ गया यहां पे। अब सिंपल सी बात यह है, इन दोनों में से रिजल्टेंट किधर आएगा, कौन सी डायरेक्शन में आएगा? रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में आएगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। और मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? E1 का ज्यादा होगा, क्योंकि ये Q जो प्लस चार्ज है ये इसके नजदीक भी तो है ना, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल देख लो। इसमें डिनोमिनेटर जो है ना,
इसमें r माइनस ए स्क्वायर है मतलब, और यहां पे r प्लस ए स्क्वायर है, तो वैसे भी ये इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर छोटा होने की वजह से भी ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2, तो इसका जो डायरेक्शन है वो अलोंग द E1 होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और यहां पर जो डायपोल मोमेंट जो होगा इस डायपोल का, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस होगी। यहां पे जो P है उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, वो भी क्या हो गई, यही हो गई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपके पास यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण आप इनको वेक्टर फॉर्म में भी डायरेक्ट लिख सकते हो कि यहां पर E के ऊपर वेक्टर लगा दिया 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब, ये आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे इसके इक्विटोरियल पॉइंट के बारे में। जो इक्विटोरियल पॉइंट होगा ना, वहां पे जो डायरेक्शन आएगी ना, उससे आपको इसके बारे में और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। एक बार तो हो चुका होगा, और ज्यादा अच्छे से बता दूंगा जब वहां पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ के चलो कि यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे आ गया। अब हम इक्विटोरियल पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है। इक्विटोरियल पॉइंट सेकंड, ये इसमें समझने का काम ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन का काम थोड़ा कम है, समझने का ज्यादा है। यह आपके पास एक डायपोल है ए बी, ए पॉइंट पर आपके पास यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, बी पॉइंट पर आपके पास यहां पर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन, बी पॉइंट पर आपके पास नेगेटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इसका सेंटर क्या है, ये O, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, तो ये वाली डिस्टेंस a हो गई, ये वाली डिस्टेंस a है, और ये वाली भी a डिस्टेंस है। अब हम बात करते हैं कि इस O से एक डिस्टेंस r पर कोई हमारे पास पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है फिर से, और इसको मैं प्लॉट कर देता हूं, ड्रॉ कर देता हूं इन लाइंस को। हाँ, इस P से यहां पर आपके पास ये डिस्टेंस है, ठीक है, और इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है P पॉइंट पर, और जो कि O सेंटर से R डिस्टेंस पर है, दैट्स इट। तो अब हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट चार्ज को कंसीडर करके करेंगे, प्लस के कारण, फिर माइनस के कारण, फिर इसका ओवरऑल रिजल्टेंट। तो प्लस के कारण कैसे होगा वो देखो, आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब देखो मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, लैंग्वेज कम लिखेंगे, डायरेक्ट काम करेंगे हम, ठीक है। तो यहां पे होगा E1 इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर का मतलब इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कैसे आएगा, यहां पे डिस्टेंस का कैसे स्क्वायर आएगा, तो देखो यहां पर इस क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस डायरेक्ट तो ये है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से ये जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करनी है अपने को, ये डिस्टेंस कितनी होगी ये बताओ। ये एक आपके पास यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना, अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन गया तो ये बेस और ये आपके पास हाइपोटेनस, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपके सामने हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस डिस्टेंस का एपी जो है ना, इस डिस्टेंस का आप यहां पे लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट का होल स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल सा है। फिर इसके बाद इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डायरेक्शन बनाना भी जरूरी है,
इसकी डायरेक्शन किधर होगी? जो आपके पास E1 है, इस E1 की डायरेक्शन किधर होगी ये बताओ। इसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द चार्ज। जो E1 है ना, E1 की डायरेक्शन इधर होगी, सिंपल सी बात है। फिर हम बात करते हैं यहां पर दूसरे चार्ज के बारे में। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? -Q। -Q के कारण आप लिखोगे E2 इज इक्वल्स टू KQ अपॉन A² प्लस R²। कैसे? क्योंकि यहां पर भी ये जो डिस्टेंस है ना, यहां पर भी ये डिस्टेंस तो सेम है। ये डिस्टेंस तो आपकी यही आएगी, A² प्लस R² अंडर रूट। तो मैंने यहां पर लिख दिया सेम डिस्टेंस, क्योंकि यहां से नेगेटिव Q चार्ज से ये वाला डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ये सेम आएगी। इसका तो टेंशन ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन की बात है थोड़ी। इसकी डायरेक्शन किधर आएगी ये बताना आपको। इसकी डायरेक्शन किधर है? ये टुवर्ड्स नेगेटिव। देखो फिर से बता देता हूं, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे रहेगी, ये इस डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स बी रहेगी, इस चार्ज की तरफ रहेगी, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई, एक E1 एंड दूसरा E2। अब यहां पर आपके सामने एक डायलेमा आ गया, यहां पे एक समस्या आ गई। क्या? अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होते, दोनों सेम में होते, तो आप इनको ऐड कर देते और वैल्यू निकाल लेते। अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट होते, तो आप इनको सबट्रैक्ट कर देते और डिफरेंस निकाल के वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। यहां पर ना तो ये सेम डायरेक्शन में है, ना एक दूसरे के ऑपोजिट है, अलग अलग डायरेक्शन में है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर इनको सोल्व करने के बाद दो तरीके हैं। पहला, कंप्लीट वेक्टर एडिशन के साथ कैलकुलेशन करो। दूसरा, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो। कंपोनेंट्स में ब्रेक करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। डायग्राम थोड़ा सा ये छोटा बना हुआ है, तो आपको थोड़ा यहां पे ध्यान से देखना पड़ेगा, अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छे से देखो। यहां पर इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करने के लिए आपको एंगल चाहिए कि जिस एंगल के साथ आप इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करते हो। तो देखो ये वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके सामने ये। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक ये लाइन आ गई, ये इस डायरेक्शन में। एक तो इसका कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, इस E1 का, और ये जो कंपोनेंट होगा यहां पर, ये होगा एंगल थीटा। और ये जो थीटा एंगल है, इसके साथ वाला जो कंपोनेंट जब भी होता है वो होता है E1 cos थीटा। और एक इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन। और ये थीटा भी हमने कैसे लिया ये भी बता देता हूं। देखो यहां पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा होगा, तो यहां से इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा होगा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। ये लेंथ बराबर है, ये कॉमन है दोनों में, ये एंगल 90 डिग्री का, इधर ये 90 डिग्री, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। तो दोनों के जो रेस्पेक्टिव एंगल्स है, रेस्पेक्टिव साइड्स है, वो सब बराबर होंगे। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अगर ये थीटा है तो इसका अल्टरनेट एंगल यहां पर ये थीटा बना हुआ है, तो ये भी थीटा। इसके साथ ये कॉन्ग्रुएंट जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये थीटा। इसलिए हमें हमारे लिए कंपोनेंट्स में ब्रेक करना काफी आसान है। तो हम यहां पे कंपोनेंट्स ब्रेक किया, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया E1 cos थीटा, और इसका एक ये वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर, एक इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये P पॉइंट है, और ये अपना यहां पर
एक में अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ठीक है, और इस वर्टिकल कंपोनेंट को अगर हम लिख रहे हैं यहां पे, तो ये आएगा E1 साइन थीटा। जो कंपोनेंट एंगल का हो वो तो कॉस थीटा, और जो रिमेनिंग है वो साइन थीटा। कि 90 माइनस कॉस थीटा आएगा तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर हम यहां पर इस जो नीचे वाला जो E2 है इसके भी इधर कंपोनेंट्स निकलेंगे। इसका ये जो कंपोनेंट आएगा इधर वो क्या होगा, वो होगा E2 कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका नीचे की डायरेक्शन में आएगा E2 का, और इसकी वैल्यू होगी E2 साइन थीटा। अब यहां पे आप देखोगे, थोड़ा गौर से आपको देखना पड़ेगा कि ये E1 साइन थीटा में E1 ये रहा, और E2 साइन थीटा में E2 ये रहा। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है? क्या दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। साइन थीटा इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। यहां से आपको मिला था E1 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू E2 मैग्नीट्यूड, तो दोनों E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट, ओके। E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों का रिजल्ट जीरो, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये कंपोनेंट्स ऐड होकर आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन देंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इसके लिए आ जाएगा आपका E इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 और E2 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो आप E1 की जगह भी E2 लिख सकते हो और E2 की जगह आप E1 लिख सकते हो। 2E1 cos थीटा आ गया आपका, और जो E1 की वैल्यू आप यहां से रख दो और cos थीटा की वैल्यू भी रख देंगे, तो क्या आ जाएगा यहां पर आपके सामने इस जगह पे आ जाएगा 2 इंटू E1 की वैल्यू जाएगी कि Q अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और cos थीटा कहां से, cos थीटा कहां से, देखो आप यहां पर इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है ना, इनमें देखो cos थीटा यहां से आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा अगर होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, tan होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा बेस जो कि a है, हाइपोटेनस जो कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां पर देखने पर एक चीज और पता चल गई, यहां पर इसकी पावर 1 है, यहां पर हाफ है, 1.5 हो गई, 1.5 हो गई। 1.5 को क्या लिख सकते हो, 2k/Q A अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस तरीके से आ गया ये। अब यहां पर एक कंडीशन और है, क्या इस 2 को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम ऐसा कर सकते हैं कि इस 2 को उधर ले जाएं, इस 2 को मैनिपुलेट करके हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, इस जगह पे Q इंटू 2A, यहां से सेपरेट करके आपने यहां ले गए Q इंटू 2A, तो आपके सामने क्या हो गया, Q इंटू 2A क्या हो गया, Q इंटू 2A क्या हो गया, P हो गया, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि P अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। लेकिन इसको थोड़ा सा और हम सोल्व कर देते हैं, कैसे आगे के देखते हैं। इफ R is very greater than A, then R square या A square is negligible than R square। A स्क्वायर को तो हम नेग्लिजिबल ही कर सकते हैं, फिर तो केवल R स्क्वायर आ जाएगा, तो R टू दी
आर स्क्वायर की पावर 3/2, यहां पे क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू KP अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये आ जाएगा। अब एक दो स्टेप की बात है, इसको हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप कितनी स्टेप्स यहां पर लिखते हो, KP अपॉन आर टू द पावर 3। इस तरीके से आपके सामने पावर की पावर जब कैलकुलेट करते हो वो मल्टीप्लाई होती है ना, डिवीजन का, डिवीजन में वो सब्ट्रैक्ट होती है और मल्टीप्लाई में ऐड होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। वेक्टर फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, देखो वेक्टर फॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको बतानी है। यहां पे आप जब इसके इक्विटोरियल पॉइंट पे जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, कौन से कंपोनेंट है जिनके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। दोनों की डायरेक्शन किधर है, दोनों की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, E की डायरेक्शन, ओके। तो आपके सामने यहां पर इस डायग्राम के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, वो तो हो गई ये, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो तो ये है। और अगर आप चाहो P की डायरेक्शन देखना चाहो तो P की डायरेक्शन यहां पर है, नेगेटिव से पॉजिटिव। P की डायरेक्शन आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हुए कि नहीं हुए, तो ऑपोजिट अगर हुए तो आप यहां पर इसको बना सकते हो इस तरीके से, KP अपॉन आर क्यूब। इसके ऊपर वेक्टर लगा दे, लेकिन ये नेगेटिव की डायरेक्शन में है, तो इस तरीके से आपके सामने E इक्वल्स टू माइनस KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब। वेक्टर में अगर करोगे तो ये, स्केलर में करोगे तो ये, मैग्नीट्यूड में करोगे तो, और यहां पर भी वेक्टर में करोगे तो सेम डायरेक्शन होने के कारण यहां पर नेगेटिव नहीं आया, दोनों के ऊपर डायरेक्ट आपने वेक्टर लगा दिया, वहां पे नेगेटिव आया, ये आपके सामने हो गया। इन दोनों वैल्यूज को जब आप देख रहे हो, ये आपका एक्सियल है, यहां पे 2 KP अपॉन आर क्यूब है, और जो इक्विटोरियल है ये यहां पे सिर्फ KP अपॉन आर क्यूब है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ये देखो, रेशियो ऑफ E एक्सियल एंड E इक्वेटोरियल, तो ये आ जाएगा देखो, E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल। तो क्या आ जाएगा, एक्सियल का क्या है 2KP अपॉन आर क्यूब, और ये क्या है KP अपॉन आर क्यूब, तो ये 2/1, 2:1, E एक्सियल अपॉन E। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, यहां पर आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि पहले आपको E एक्सियल गिवन है कि E इक्वेटोरियल गिवन है, क्योंकि जो पहले होगा ना वो ऊपर लिखा जाएगा और जो बाद में होगा वो नीचे होगा, तो ऑटोमेटिकली रेशियो ऑपोजिट हो जाएगा। अगर आपको E इक्वेटोरियल अपॉन एक्सियल कैलकुलेट करना होगा तो 1/2 हो जाएगा, और अगर एक्सियल अपॉन इक्वेटर करना है तो आपका 2:1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये इसका रेशियो भी पता हो गया। तो इस तरीके से हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके इक्वेटोरियल लाइन पर भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसका इक्वेटोरियल और एक्सियल खत्म होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, किसके बारे में बात करी थी हमने, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क। तो टॉर्क कौन है, इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हम अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना टॉर्क ऑन डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप अच्छे से देखेंगे और इसके बाद हम आगे खत्म करेंगे इस चैप्टर को, इस लेक्चर को। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया हमने, जिसकी हमने पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की है। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि देयर इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास जो चार्ज है, जो डायपोल है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा, उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
और यहां पर कंडीशन होगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जनरल डिस्कशन जरूर है, लेकिन उसमें लगने वाले टॉर्क और उसके बिहेवियर के बारे में नहीं है, ओनली क्वालिटेटिव जो मैं यहां पर भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर हम दो चार्ज कंसिडर कर लेते हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने हैं। एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमने यहां पर कंसिडर कर लिया, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। थोड़ा इसको थिन कर लेता हूं जिससे सही दिखाई देगा, लिखा सही जाएगा। यहाँ पे ए, ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, ये बी, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव क्यू चार्ज है, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर लगने वाला फोर्स किधर होगा, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर। प्लस क्यू चार्ज पे हमेशा जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। यहां पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जो ई है, सॉरी ई नहीं, एफ। यहां पे लगने वाला फोर्स हमेशा इस एफ इस डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स ये हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा, F2 इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब हमारे पास फोर्स लगेगा कितना उसकी भी बात होनी चाहिए, ठीक है। तो फोर्स इस चार्ज के ऊपर कितना लगेगा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमने डेफिनेशन दी थी वो होती है F अपॉन Q। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू ई, सीधी सी बात है, Q इंटू ई। तो यहां पर आप डायरेक्ट बता सकते हो। तो देखो इसको हम सोल्व करते हैं। फोर्स ऑन प्लस क्यू, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसलिए, तो F1 इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। एंड देन फोर्स ऑन नेगेटिव क्यू F2 इक्वल्स टू Q इंटू ई, दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, ठीक है। अब आपको कई जगह आपके पास जो डेरिवेशन अवेलेबल है, आपके टीचर्स ने जो कराया ऐसा कराया होगा, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर तो क्यू ई और नेगेटिव क्यू चार्ज के ऊपर माइनस क्यू ई, फिर F1 और F2 को वो ऐड करेंगे तो यहां पर आपके पास नेट फोर्स 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस जगह पे क्या वो सही है कैलकुलेशन बिल्कुल, लेकिन वहां पे एक दिक्कत ये आएगी, जब आप हमेशा, मैंने आपको अभी लास्ट वाले डेरिवेशन बताया कि डायग्राम के अंदर आप डायरेक्शन सोल्व कर दो जब आप बोर्ड के अंदर तैयारी कर रहे हो, और न्यूमेरिकल के अंदर जो हम डेरिवेशन है वहां पे आप इसकी न्यूमेरिकल सोल्व करो। तो दोनों काम सेपरेट सेपरेट, हमने डायरेक्शन यहां पे सोल्व कर ही रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट मिल चुकी है हमें ऑलरेडी, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, जहां पे वेक्टर क्वांटिटी है, एक बार तो आपका जो एनालिसिस वो सही हो रहा है और एक बार वो गलत, क्योंकि मान लो मैंने यहां पे नेगेटिव क्यू ई कर दिया तो यहां तो सही हो जाएगा, लेकिन वो चीज फिर इसके अंदर भी तो आएगी ना, यहां पर भी कैसे, कि ये अगर प्लस के क्यू अपॉन अपन ने ये लिखा तो इसके लिए नेगेटिव के क्यू लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि चार्ज तो यहां पर भी नेगेटिव है। तो लेकिन इसकी कैलकुलेशन इसकी बैठेगी नहीं और उसकी बैठ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना कि जो एक काम हो जाता है वो तो कर लिया, जो नहीं हो रहा वो छोड़ दिया, नहीं, दोनों सब कुछ एक ही तरीके से चलने दो। तो F1 इस डायरेक्शन में हो गया, F2 इस डायरेक्शन में हो गया, ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। तो आप नेट फोर्स कैलकुलेट करो, नेट फोर्स ऑन डायपोल, ये आएगा F इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2। तो F कितना है, ये है Q इंटू ई माइनस Q इंटू ई इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने क्या आ गया, नेट फोर्स 0 आ गया। नेट फोर्स 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, नो ट्रांसलेशनल मोशन, F net is equals to 0, hence
net force is zero, hence no translational motion is there in this electric dipole inside a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट ट्रांसलेशनल मोशन जीरो हो गई क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गया. ये भी आपको पूछा जाएगा. शो दैट नेट नो नेट ट्रांसलेशनल मोशन इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नो ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन तो है नहीं क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गया. लेकिन दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है ना वो अलग अलग है. लाइन ऑफ एक्शन का मतलब आपके पास देखो, अब यहां पर बहुत सारी चीजें आ गई ना, इसलिए मैं आपको बता देता हूं. जैसे देखो यहां पर हमारे पास है ये एक फोर्स है, इसके ऊपर फोर्स इधर लग, ये पॉइंट है, इसके ऊपर एक एफ इधर लग रहा है और एफ इधर लग रहा है. इन दोनों पे एक सेम पॉइंट पर लगने के कारण इसका ये जो मोशन है ट्रांसलेशनल मोशन इसमें जीरो होगा. ठीक है. या फिर कोई एक सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, यहां पे आपने एक ने यहां बांधा इधर खींच रहे हो, एक ने यहां से बांध लिया इधर खींच रहे हो, किधर जाएगा ये किधर भी नहीं जाएगा. क्या ये रोटेट होगा? ये रोटेट भी नहीं होगा. तो इसमें क्या हुआ, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, इस एफ की भी लाइन ऑफ एक्शन यही है इधर वाले की, और इस वाले की भी लाइन ऑफ एक्शन तो यही है. डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या दोनों की अलग अलग है, सेम है. सेम लाइन ऑफ एक्शन होने के कारण ना तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन है और ना इसमें रोटेशनल मोशन है, दोनों ही नहीं है. लेकिन अगर हम यहां पर इस टाइप की कंडीशन लें, इस टाइप की कंडीशन लें, यहां से बांध कर आप इधर खींच रहे हो इसको, यहां से बांध कर आप इसको इधर खींच रहे हो, ये F1 ये F2 दोनों इक्वल फोर्स है. यहां पर भी दोनों इक्वल फोर्स है, ये F1 और ये F2. ठीक है. इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में और दोनों की, इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो इधर से है यहां से, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहां से है. तो अब आप कहोगे यहां पर ट्रांसलेशनल मोशन होगी? नहीं होगी. लेकिन ये जो है ना ये रोटेट हो जाएगा, ये ऐसे हो गए, ये जो आपके ये जो है ना ये वाला पॉइंट ये रोटेट होके इधर आ जाएगा और ये रोटेट होके इधर चला जाएगा, क्योंकि यहां पर दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों फोर्सेस के बीच में एक नेट डिस्टेंस है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं. इसके कारण यहां पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, इसको बोलते हैं टॉर्क लगेगा. और ये जो टॉर्क लगेगा ना, इस टॉर्क के ही कारण यहां पर रोटेशनल मोशन होती है. इस टॉर्क के ही कारण यहां पर रोटेशनल मोशन एग्जिस्ट करेगी, और हमारे पास हम आगे का डेरिवेशन इसी से सॉल्व करेंगे. यहां पर अगर होते तो यहां पर कोई भी नेट ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती, ना ट्रांसलेशन भी नहीं होती, रोटेशनल भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग है, अलग नहीं है, सेम है. दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस आर से ले लो, डी से ले लो, कुछ भी रख लो, ये जीरो है. यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ठीक है ना. तो ये आपका टॉर्क के कॉन्सेप्ट में आता है, आपको पता होगा, लेकिन नहीं होता पता जनरली 12th क्लास के बच्चों को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. तो नो ट्रांसलेशनल मोशन ड्यू टू नेट फोर्स जीरो. बट दोनों डिफरेंट है, और डिफरेंस होने के कारण हेंस रोटेशनल मोशन एग्जिस्ट. रोटेशनल मोशन एग्जिस्ट करेगी इस तरीके से. और ये रोटेशनल मोशन में इसका टॉर्क क्या होगा उसकी बात करना है. तो टॉर्क क्या है, फिर से हम वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो है ना वो बना लेते हैं. इसमें हमारे पास एक फोर्स, एक चार्ज ये है प्लस चार्ज, एक चार्ज ये है माइनस चार्ज, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. यहां पर फोर्स F1 है, यहां पर फोर्स F2 है. इन दोनों फोर्सेस के बीच में, दोनों की फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, इनके बीच में परपेंडिकुलर, इसको थोड़ा पीछे इंक्रीज करके आप यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो. ये नॉर्मल आपने यहां पे ड्रॉप कर दिया. जब ये नॉर्मल आपने यहां पे ड्रॉप कर दिया तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हेल्प से आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो. तो टॉर्क इक्वल्स टू
टॉर्क क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स आपको लिखना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? ए एन, और फोर्स क्या हो गया यहाँ पे? फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई। खत्म, इतना ही है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस ट्रायंगल से कैलकुलेट करके रख दो। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो आपके पास 2a है डायपोल के लिए गिवन, और ये वाली आपको कैलकुलेट करनी है। तो इससे अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल अगर थीटा बन रहा है अपना, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, और इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। वहां तो मैंने दूसरा डायग्राम बनाया है, जबकि एक्चुअल में तो यही है। तो इसमें ये वाला एंगल भी कितना? थीटा, ये वाला एंगल थीटा है। तो अब आप यहां पर इसमें कैलकुलेट कर लो, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है आपको 2 ऑफ a, तो आप निकाल लोगे इजीली ये 2a, और वो आपको परपेंडिकुलर कैलकुलेट करनी है तो आपके सामने आ जाएगा इन ट्रायंगल ए बी एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए बी। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, और ए बी कितना है? 2a साइन थीटा। सिंपल सी चीज है, रख दो यहां पे 2a साइन थीटा इंटू क्यू ई। तो ये कितना हो जाएगा? q इंटू 2a, इसको आपने एक अलग रख दिया, e इधर रख दिया, साइन थीटा यहां पे लिख दिया। तो q इंटू 2a क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपके सामने p, और e साइन थीटा, ये आपके लिए जो टॉर्क है ना, टाउ, इसको टाउ लिखते हैं इस तरीके से। तो यहां पे आपने देखा होगा P एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन थीटा इनके प्रोडक्ट से निकल के आ रहा है। तो यहां पे इसकी वेक्टर फॉर्म आप इस तरीके से लिख दोगे, टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। इन दोनों को आप इस तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करके, वेक्टर प्रोडक्ट किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P का एंड E का, इन दोनों का अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट कर देते हो तो आपको रिजल्ट निकल के आता है टाउ, जो कि आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उसके ऊपर लगने वाले टॉर्क है। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई P क्रॉस E, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में PE साइन थीटा। इसको आप बहुत अच्छे से, जो मैंने डेरिवेशन करवाया है, इसको बहुत अच्छे से आप करेंगे तो आपको ये बिल्कुल पूरे मार्क्स दिलाएगा और यहां पे आएगा। अब इसके पास हमारे लिए कुछ स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस में थीटा इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले थीटा इज इक्वल्स टू 0 मतलब P एंड E आर पैरेलल। आपके पास देखो, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहीं पर आपने इसको इस तरीके से रखा हुआ है, इधर प्लस चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा F1, इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा F2। इस तरीके से अगर कोई है तो यहां पर टाउ इज इक्वल्स टू कितना बनेगा? PE साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो टाउ कितना बनेगा? खत्म का, कि यहां पर नेट टॉर्क ही 0 है, इसको ये खींचेगा, इसको ये खींचेगा, कहीं नहीं जाएगा। ये इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं मैं आपको, और इसको बोलते हैं यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं क्योंकि यहां पर इसकी एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना,
ये सेकंड चैप्टर में आएगा ये डेरिवेशन। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होती है, ये आपका सिंस हो चुका है होगा अब तक, तो मैं यहां पे बता देता हूं। इसके पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पीई, माइनस पी इंटू ई के बराबर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसलिए यहां पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाता है। इस जगह पर अगर एक बार इस ओरिएंटेशन में आ गया तो यहां से ये डिफ्लेक्ट होने की कोशिश नहीं करेगा, फिर इसके अराउंड ये ऑसिलेशन कंटिन्यूअस करता रहेगा इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से ऑसिलेशन ये कंटिन्यूअसली करता रहेगा। आपका जो डायपोल है ये, जैसे अगर इस तरीके से आ गया ना, ये इस तरीके से आ गया तो ये इस तरीके से ऑसिलेशन करता रहेगा। ये इसका पॉजिटिव चार्ज, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका नेगेटिव चार्ज है। ये इस तरीके से ऑसिलेशन करता रहेगा। जिस सेंटर या जिस पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। क्योंकि टॉर्क यहाँ पे जीरो है, टॉर्क भी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे क्या है, मिनिमम है। कोई भी सिस्टम हमेशा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ ही जाने की कोशिश करता है, और जितनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा, वो इक्विलिब्रियम उतना ही स्टेबल होगा और ये उतना ही स्टेबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेशल केस, ये हो गया 1, स्पेशल केस 2, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो P एंड E आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो P इंटू E, ये टॉर्क लगेगा यहां पे, और ये क्या हो जाएगा टॉर्क, ये मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। और यहां पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है ना, Pe जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू होती है 0। इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाती है 0। तो आप इस P में फर्क रखना, ये पोटेंशियल P इंटू ई है और ये P डॉट ई है। ये मैं थोड़ा डिफरेंस में ही कर देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब हम इसका सेकंड वाला जो पार्ट है ये हो गया। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका, कि थर्ड जो पॉइंट है वो कैसे होगा। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180, अगर 180 है, P एंड E आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। दोनों में कंपैरिजन बता देता हूं। यहां पे नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो P की जो डायरेक्शन है ना वो इधर थी, P की डायरेक्शन, P फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर थी। यहां पे अगर हम बात करें, अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, और P की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है ना। तो P की डायरेक्शन ये होने के कारण ऑपोजिट हो गई, E एंड P दो बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो एंगल कितना 180 डिग्री हुआ। तो यहां पे इसके बाद जो आपके पास टॉर्क होता है वो होगा P E साइन 180, और आपको पता है साइन 180 की वैल्यू अगेन 0, तो टॉर्क तो यहां पे 0 हो गया। लेकिन जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना वो यहां पर कितनी होती है, वो Pe के बराबर, वो होती है P इंटू ई, मतलब पॉजिटिव, मतलब इस जगह पर ये इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये इसका यहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, वो मैं बता देता हूं, कि यहां पर आपके पास इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे पहले तो जैसे ही यहां से ये डिफ्लेक्ट होगा,
जैसे ही यहां से ये डिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से होगा, इस तरीके से हो जाएगा माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ये इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम तो है नहीं, अनस्टेबल है। तो फोर्स किधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है ना। यहां पर भी देखोगे तो इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है। ये F2 है, ये F1 है। तो ये वाला तुरंत जस्ट ये इस ओरिएंटेशन में आ जाएगा ये, और जैसे ही एक बार इस ओरिएंटेशन में आएगा फिर ये इस ओरिएंटेशन में ही अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम के अराउंड ही ऑसिलेट करता रहेगा। ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और मैं इसके बाद एक चीज और बता देता हूं कि ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये आई कैसे, डिटेल डेरिवेशन तो वहां पे है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है P माइनस पीई कॉस थीटा। यू से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो अब यहां पे आप कॉस की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आएगा, तो माइनस पी हो जाएगा। कॉस की वैल्यू 90 रखोगे तो कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू 0 आएगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहां पे मिनिमम एनर्जी और यहां पर आपके पास जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है, क्योंकि यहां पर ये आपके सामने क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। वहां पे वो स्टेबल, वो टिकेगा ही नहीं, जैसे ही इसको मौका मिलेगा थोड़ा सा हिलेगा और तुरंत इधर आके फिर ये यहां पे ऑसिलेट इस तरीके से करने लगेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल का ये कंप्लीट डिटेल्ड डिस्कशन है, इसके बाहर से कुछ नहीं आना है। इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे सुनेंगे, वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। उससे ज्यादा देखने का तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए शुरुआत करेंगे फिर से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इस लेक्चर को एंजॉय करें, बहुत अच्छे से देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें वीडियोस, लेक्चर्स, और सबको आप बताएं और कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।